रौटा की सरजमीन पर ब्राइट फ्यूचर स्कूल के तीसरे एनुअल फंक्शन के मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मास्टर वसीम अख्तर साहब, नैयर आजम साहब, शाहिद इस्लाम साहब, महबूब साहब और पूरी टीम को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबके द्वारा इस शानदार जानदार कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और आज के कार्यक्रम में मौजूद बैसा प्रखंड के पूर्व प्रमुख परवेज आलम साहब, मास्टर आदिल साहब, मरगूब साहब, सरपंच मंडल जी, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पाकीज़ा माँ और बहनों, जैसा कि स्कूल का नाम है ब्राइट फ्यूचर, बहुत अच्छा नाम है, रोशन मुस्तकबिल। हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे का या उसका मुस्तकबिल रोशन हो, आगे का दिन अच्छा हो। ब्राइट फ्यूचर स्कूल, जैसा मुझे जानकारी मिली है कि इस सरजमीन पर, सीमांचल के इस सरजमीन पर जो तालीम के मैदान में बहुत पीछे है, इसमें पिछले कई सालों से नुमायां किरदार अदा कर रही है। आप सब लोग जानते हैं दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसका मुकाबला हम सिर्फ एक ही चीज़ से कर सकते हैं, वो है तालीम, शिक्षा, एजुकेशन। कहा जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द सोसाइटी, टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया और समाज को बदलने के लिए तालीम, शिक्षा ही वो मजबूत हथियार है जिसके बदौलत हम समाज को और दुनिया को बदल सकते हैं। जिन लोगों ने इस बात को समझा आज कामयाबी के शिखर पर हैं, और जो नहीं समझे वो नाकामी में दम घुट घुट के जी रहे हैं। हमारी जो मुकद्दस किताब है कुरान शरीफ, पहली आयत इक़रा से शुरू होती है, पढ़ने से, सीखने से, नॉलेज हासिल करने से, जानकारी हासिल करने से। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग इक़रा को गले नहीं लगाए। यही वजह है कि आज हम जो देश और दुनिया में परेशान हैं उसकी वजह यही है। इसके बरक्स ज्यूज़ ने, यहूदियों ने, क्रिश्चियन ने, ईसाइयों ने इसको गले लगाया, वो कामयाबी के शिखर पर है। एक एवरेज है कि एक यहूदी साल भर में लगभग 250 किताबें पढ़ता है। एक क्रिश्चियन एवरेज में साल भर में 150 किताबें पढ़ता है। और हमारा और आपका एवरेज है 6 पेज, 6 पन्ना। तो जो किताबें पढ़ेगा, नॉलेज का खजाना वो ना उसके पास में होगा। तो यही आज वो दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, दुनिया को जैसे चाह रहा है नचा रहा है। और एक बात, ये साइंटिफिकली ट्रूथ है, ये एकदम हकीकत है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त उसका जो IQ, दिमाग का जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक तरह का होता है। कुछ एक्सेप्शन होता है कि कुछ बच्चे दिमागी अपंग पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्डेड जिसको हम लोग बोलते हैं। वरना दुनिया के सारे बच्चे चाहे रौटा में पैदा हो, कोचा धामन में, नेपाल में हो, अमेरिका में हो,
एक दिमागी सोच के साथ पैदा कर, कुव्वत के साथ पैदा होते हैं। फिर वजह क्या है कि अभी कोई कामयाबी के शिखर पर जाता है, कोई नाकामी में दम घुट के जीता है। और कहा जाता है कोई भी बच्चे का जो है मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड, माँ का गोद पहली पाठशाला। अभी हम नाटक देख रहे थे जिसमें माँ पढ़ी हुई नहीं है, उसका क्या नतीजा है, फिर पढ़ करके वो डॉक्टर बनती है। माँ पढ़ी लिखी होगी, उसके बोल विचार अलग होंगे, वही बच्चा जो है सीखता है। माँ अगर गाली देगी वो बच्चा भी देखिएगा गली मोहल्ले में गालीबाज होगा। तो वहीं से हम सीखते। बच्चे को अगर जंगल में छोड़ देंगे तो वो जानवरों की आदत पकड़ लेगा, अच्छे सोसाइटी में छोड़ देंगे तो अच्छी आदतों को सीखेगा। फिर नेक्स्ट आता है बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम। जिस तरह से हम कोई मकान बनाते हैं, मकान का फाउंडेशन अगर बहुत स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उसके ऊपर हम मंजिल खड़ा करते चले जाएंगे। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, हम मंजिल ऊपर करेंगे तो मकान क्या होगा, धराशायी हो जाएगा। उसी तरह किसी भी बच्चे के कैरियर में, जिंदगी में जो बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर उसका ठीक ढंग से बेसिक एजुकेशन हो गया तो वो बच्चा आगे चल कर के अपना रास्ता खुद जो है ढूंढ लेता है। मैं उसको आपके इसी एरिया के एग्जाम्पल से समझता हूँ। ठाकुरगंज प्रखंड में एक जगह खारूद है जो है महानंदा नदी और मेची नदी से बिल्कुल घिरा हुआ है। ऐसे तो किशनगंज 20 किलोमीटर है, लेकिन 80 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। वहाँ एक बच्चा पैदा होता है गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले एक परिवार में। बाप 4 क्लास पढ़ा हुआ है, माँ बिल्कुल जाहिल है। घर से तालीम शुरू करता है, बाप चले जाता है राजस्थान किसी सेठ के यहाँ, वहाँ घर में उसका नौकरी करता है, उसके घर का काम करता है और वहीं से अपने बच्चे को पढ़ाता है। फिर वहाँ से ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से वो बच्चा 10th करता है और जो है बाल मंदिर से +2 करता है। उसके बाद वो बच्चा खुद अपना ट्यूशन पर पढ़ा करके अपना खर्च उठाता है और जो है IIT दिल्ली से वो बीटेक करता है और 2020 और 21 के एग्ज़ाम में, UPSC के एग्ज़ाम में वो 45वां रैंक, ऑल ओवर इंडिया में 45वां रैंक, जबकि वो अनुसूचित जाति का है, वो रिजर्वेशन में आता है, लेकिन जनरल में 45वां रैंक लाया, जिसका नाम अनिल बसाक है। बाप का नाम विनोद बसाक है। पहले सेठ के यहाँ नौकरी करते थे, बाद में आज भी एक साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं फेरी वाला, घर घर में जाके माँ बहनों के जो कपड़ा बेचते हैं, वो काम उसका बेटा UPSC में 45वां रैंक हासिल है। यह बिहार कैडर मिला है। अब बहुत जल्द वो जो है हमारे किसी जिले का DM होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। कैसे हो गया? एक फेरी वाले का बेटा एक सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने वाले का बेटा देश का सर्वोच्च एग्जाम पास कर सकता है, तो हमारे आपके बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। आपके इसी अररिया जिले में पलासी प्रखंड में सुखसेना एक जगह है, वहाँ के मदरसा के एक टीचर का बेटा नूरुल कमर जिसका नाम है, 2019 के UPSC के इम्तिहान में 252वां रैंक हासिल करता है। अब उसको अभी आंध्र प्रदेश में IAS कैडर मिला है और बहुत जल्द वो वहाँ के किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैं अपने इलाके की बात, दूर में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो गरीबी में रह करके संघर्ष करके कामयाबी के शिखर तक गए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि मैं जब भी गांव मोहल्ले जगह जाता हूं तो एक आवाज़ सुनने में आती है, क्या करेंगे, मजबूरी है इसलिए बच्चे को दिल्ली पंजाब भेज दिए, मजबूरी है इसलिए बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। हम जितना फालतू खर्चा चाय के दुकान में, पान पुड़िया सिगरेट इधर उधर मेहमान नवाजी में खर्च करते हैं, उस पर थोड़ा कटौती करके अपने बच्चों को ब्राइट फ्यूचर जैसे स्कूलों जैसे और दूसरे भी स्कूल हैं वहाँ पर हम बेहतर से बेहतर तालीम दे सकते हैं। ये हमारे और आपके सोच को बदलने, जो ये सोचते हैं कि गरीबी है हम इसलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल से उसको धोखा दे रहे हैं, उसका कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कोई भी आदमी शरीर से विकलांग हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग से आदमी विकलांग हो गया, हैंडीकैप हो गया, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लखनऊ की रहने वाली एक लड़की है अरुणिमा सिन्हा। ये कोई नॉवेल की किताब नहीं है, सच्ची कहानी है। वो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन थी। 2011 में वो लखनऊ से दिल्ली एक ट्रेन में लोकल बोगी में सफर कर रही थी और उसी वक्त जो है बदमाशों ने उस गले में सोने का चैन पहन रखी थी, छीनने की कोशिश की। ये रेजिस्ट की स्पोर्ट्स खिलाड़ी रही है, इसको जो है ट्रेन से धक्का मार दिया। वो दूसरे पटरी पर गिरी, उधर से ट्रेन आ रही थी। एक पैर उसका अलग हो गया, दूसरा पैर का भी हड्डी निकल गया, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया सब, और रात भर पटरी पर पड़ी रही है। उसके ऊपर से कई ट्रेन गुजरते रहा। सुबह लोगों ने देखा, उसको बरेली हॉस्पिटल में ले गया और एडमिट किया। वहां से फिर डॉक्टरों ने इसको एम्स नई दिल्ली भेजा। जब उसको होश आया तो एक अखबार में वो पढ़ रही है कि अनुमान दिया कि जो अरुणिमा सिन्हा क्योंकि नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, तो ये एक स्टोरी छापा कि वो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड था, वो सुसाइड करके, जबकि उसके साथ बदमाशों ने कहा। ये बात उसके दिमाग में इतना असर किया और वो ये सोचा कि भाई ठीक है, ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे जिस्मानी तौर पर हैंडीकैप कर दिया, लेकिन मैं दिमाग से हैंडीकैप नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ काम करूँगी जिससे मैं दुनिया जो है याद करेगी। जब बेचेंद्री पाल उनसे मिलने के लिए एम्स गई, भारत की पहली महिला, तो उनसे पूछा अरुणिमा क्या हाल है? तो बोला तुम क्या करना चाहती हो? वो बोल रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ। ये सोच में पड़ गई, जिसका एक पैर शरीर से अलग हो गया, दूसरे पैर में ऑपरेशन हुआ है, रड लगा हुआ है, रीढ़ के हड्डी में जो है क्रैक है, और वो बोल रही है कि जो हम एवरेस्ट फतेह करेंगे। तो बेचेंद्री पाल बोलती है कि तुमने तो दिमाग से जो एवरेस्ट फतेह कर लिया, अब इसको करके दिखाना। और आपको ताज्जुब होगा कि 21 मई 2013 को 2 साल से बाद वो दुनिया की पहली हैंडीकैप महिला बनी अरुणिमा सिन्हा, जो ने माउंट एवरेस्ट पर जो है फतेह किया। उतना ही नहीं, अब तक वो दुनिया के 7 कंटिनेंट में 7 हाईएस्ट पीक जो ऊंची चोटियां, उस पर वो चढ़ाई कर चुकी है। एक आदमी चाहने से क्या कुछ नहीं कर सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग पढ़ते हैं, आपके पढ़ने का एक मकसद होना चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं? भले ऐसे ही पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, नौकरी हासिल करना, ये पढ़ाई का मकसद नहीं है। हम जब इंसान स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे डायरेक्टर जो पद्मश्री डॉक्टर सैयद हसन हम लोगों को पढ़ाया करते थे कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं है, डिग्री हासिल करना नहीं है। ठीक है, ये भी
इन्हांसमेंट ऑफ वंस एबिलिटीज, उसके अंदर जो हुनर छुपा हुआ है उसको आगे बढ़ाएगा। एजुकेशन का यही मतलब। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्डिंग वंस कैरेक्टर, किरदार साजी। सब कुछ आप कर लिए, आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है तो एजुकेशन का मतलब जो फुलफिल। तो ये तीनों चीजें होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों से आपका एम होना चाहिए कि हमको पढ़ के एक अच्छा लीडर बनना है अगर आप बनना चाहते हैं, अच्छा किसान बनना है अगर आप बनना चाहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और आप एक गोल बनाएं, एम सजोए कि हमको ये करना है। उसके लिए अगर आप ईमानदारी से आधी मेहनत भी कोई भी बच्चा कर देगा, कोई भी बच्ची कर देगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसने सपना सजोया है उसको हकीकत में बदल सकता है। आप सपना देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, एक उनका मशहूर मकौला है, सब जानते नहीं जानते तो उसको जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं बच्चों से मुखातिब होके, सपने वो नहीं है, सपने वो नहीं है जो मुझे सोने में दिखते हैं, सपने वो है जो मुझे सोने नहीं देते हैं। सोने में सपना जो देखते हैं वो कभी हकीकत नहीं हो सकता। रात को हम बहुत प्रधानमंत्री बन गए, कलेक्टर बन गए, सवेरे देख रहे हैं हम खेत में काम कर रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो है जो दिन में देखिए, बच्चों से कह रहे हैं, और उसको हकीकत में बदलने के लिए अपने रातों की नींद को हराम कर दी। तब आप जो सपना देखें उसको कोई हकीकत में नहीं बदल। एपीजे अब्दुल कलाम भी आप जानते हैं गरीब परिवार से थे, माँ उसके फादर नाव चला के परिवार, 6ठी क्लास में सरकारी स्कूल से पढ़े, फिर जो है अखबार बेचकर पढ़ाई किए, और जब मद्रास NIT में दाखिला लिया, बहन का जेवर इस कॉलेज में फीस देने जेवर बेच करके फीस दिया। और वो आदमी फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, जो भारत के जो मिसाइल प्रोग्राम के जनक है, जो पृथ्वी अग्नि जो मिसाइल है, उसके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो वो फिर बच्चों से आगे कहते हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, बच्चे अगर तुम सूरज के तरह चमकना चाहते हो, फर्स्ट बर्न लाइक सन, पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कोई भी बच्चा, सूरज क्या है, अपने आप को जला के पूरी दुनिया को रोशन करता है। इसका मतलब बच्चों से क्या है, बच्चों को कह रहे हैं कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करो, अपना जो लक्ष्य है, ड्रीम है, उसको हासिल करने के लिए अपने आप को जलाओ, तपाओ, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको जो है शिखर तक नहीं ले जा सकती। आज हम लोग अगर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिए तो आगे वाले दिनों में क्या होगा, हमारे बच्चे प्रमुख साहब, मुखिया साहब, MLA साहब, MP साहब के पास दरखास्त लेके खड़े होंगे कि इंदिरा आवास चाहिए, ये चाहिए। अभी हम थोड़ा सा अक्लमंदी से काम कर लिए तो हमारे बच्चे लेने वाले नहीं होंगे, समाज और दुनिया और देश को देने वाले बनेंगे। कोई ऊंची जगह पर जाएंगे तो वो लेंगे, वो समाज को, कोई हमारा बच्चा IAS बन जाएगा यहाँ से तो सबके लिए प्राउड होगा। हमारे संजय अग्रवाल जी बिशनपुर के IAS हैं, अभी सेक्रेटरी है, जब आते हैं तो DM SP उनसे भेंट करने आता है, बहुत सारे लोगों का काम हो जाता है। तो वो समाज के लिए क्या है, एक एसेट है। इसीलिए आप और ये सोचते होंगे कि कोई नेता आएगा, कोई MLA MP आएगा, यहाँ पर बहुत लच्छेदार गुफ्तगू हम कर देंगे, आप ताली बजा देंगे, तो उससे ही आप इस इलाके का मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। हम रोड बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन तालीमी इनकलाब लाने के लिए हम सबको मिल करके कोशिश करना। आज जो केरला तालीम में इतना आगे है, वहाँ न इंडस्ट्री है, न वहाँ कोई फसल उगता है, लेकिन फिर भी
देश का सबसे विकसित राज्य है, उसने ये फजर के बाद से 8 बजे तक गांव के बच्चों को यहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है। 8 बजे फिर बच्चे घर चले गए, फिर अपना जो वो सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो तैयार होकर नाश्ता करके चले जाते हैं। बोला ये मकतब चल कैसे रहा है? बोला गांव के लोग सहयोग करके चला रहे हैं। तो बोला इसके लिए कोई हम लोग रसीद लेके गांव नहीं घूमते हैं। जिस व्यक्ति ने जितना अपना कंट्रीब्यूशन समझते हैं अपनी से वो लिखा देते हैं, वो हर महीने ले आके पहुंचा देते हैं। मुझे इस बात से और ताज्जुब हुआ, बताया कि इस गांव का ये मजदूर है, इसके बच्चे नहीं पढ़ रहे लेकिन मेरे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि मेरे समाज का कोई बच्चा जाहिल नहीं रहे, इल्म का चिराग रोशन करे। इसलिए मैं फिर से सबसे बहुत ही दरख्वास्त करता हूँ, खासकर बच्चों से। यहाँ देखता हूँ बड़ी तादाद में बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। आप देखते हैं कि आज लड़कियों के तालीम के लिए सरकार ने सारे जॉब में रिजर्वेशन कर दिया, उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। इसलिए लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको भी तालीम में आगे बढ़ाना चाहिए। इसी से हमारा इलाका सही माने में आगे बढ़ेगा। फिर से मैं स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर जो है इल्म का चिराग रोशन कर रहे हैं। और कोई भी काम करने में शुरुआत में दिक्कत होती है। आप इतिहास पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, आप देखे होंगे कि वो लोगों के लिए भीख मांगे, कोई राजा उसके हाथ में थूक दिया। वो क्या कहते हैं अपने मैसेज में, जो लास्ट मैसेज ऑफ डॉक्टर सैयद हसन, आप अलीगढ़ जाएंगे एक पत्थर पे लिखा हुआ है। वो आप बच्चों से कर रहे हैं, बच्चों मैंने ये इंस्टीट्यूट बड़ी मुश्किल से आपके लिए बनाया है। मैं जब ये काम शुरू किया मुझे लोगों द्वारा काफिर कहा गया, मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, मेरी गालों में झुर्रियां पड़ गई, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे आंख की रोशनी चली गई, लेकिन मेरा विजन वो कभी मैंने लॉस होने नहीं दिया। मेरा विजन था कि इस इदारे को मैं कायम करूंगा और यहाँ के बच्चे पूरी दुनिया में फैलकर तारीकी दूर करेंगे और इल्म का चिराग रोशन करेंगे। आज एएमयू है, वरना कहने को तो 800 साल हुकूमतें रही हैं, लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। 800 साल क्या किया? किसी ने बीबी के इश्क में ताजमहल बनाया। 1637-38 में जब ताजमहल बन रहा था, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी। ताजमहल बनाने में जितना माल खर्चा हुआ उससे दर्जनों हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाएगा उसी के बच्चे ना आगे बढ़ेंगे। और आज भी आप देखिए दौलत की अरब ममालिक में कमी नहीं है तो क्या बना रहे हैं? सोने का टॉयलेट, पैखाना, सोने का हवाई जहाज। वो चाहेंगे तो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। इसलिए हम लोग ये सोचेंगे कि कोई हुकूमत आएगी तालीमी इनकलाब लाएगा, ऐसा न पहले भी हुआ है ना आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए हम सबको सोचकर आपसी सामाजिक प्रयास से ही इसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।